अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में दस्तयाब नहीं हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन हमारे साथ और गेस्ट जो हैं, बड़े काबिल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर आज बात करेंगे जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस बात के लिए हुकूमत बिल्कुल क्लियर है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको ना सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा बल्कि आर्मी एक्ट के तहत ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शरपसंदों को पकड़ने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त जो एक कंसर्न उभर रहा है वो ये कि क्या 9 मई की आड़ में ऐसा तो नहीं है कि मासूम लोगों को पकड़ा जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर उनको दीवार से लगाने का जो एक ख्वाब हो सकता है, मुखालिफिन को लगाने का दीवार से ख्वाब, उसको पूरा किया जा रहा हो। तो इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आई हैं। खुद GNN के भी एक रिपोर्टर को पकड़ लिया गया था और उसके बाद अब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये वाक़यात क्यों कर ऐसे हो रहे हैं और इसका इजाला कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे जनाब आगे चलकर भी कि क्या जो पाकिस्तान के इकॉनमी की सिचुएशन है उसमें ईरान से जो गैस मंसूबा मुकम्मल करने के हवाले से जुर्माने का ख़दशा है वो कितना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कराची की सियासत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, वहाँ पर मेयर का इलेक्शन भी होना है, तो वहाँ पर किस ऊँट बैठेगा करवट, उस पर भी बात होगी। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज ख़ास प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब, और इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी हमें ख़ास तौर पर आज प्रोग्राम में ज्वाइन करी हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पहले मैं इमरान साहब की तरफ जाती हूँ और फिर उसके बाद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ भी जाएंगे। इमरान साहब, जो मेरा पहली कंसर्न है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया कि हमारे रिपोर्टर हैं GNN के सरफराज, उनको पकड़ लिया गया था और अब उनको रिलीज़ भी कर दिया गया है। और ये कोई एक वाक़या नहीं है, और भी कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिसमें कोई गलत फहमी से या शायद बाकी कुछ लोगों को तो दानिस्ता भी में भी पकड़ा जा रहा है जो कि उस कार्रवाई में मुलव्विस नहीं थे। तो आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है, ये एक जस्टिफाइड एक्ट्स हैं जो हो रहे हैं इनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात ये है कि जो लोग वहाँ पे मुलव्विस हैं, जिन्होंने वहाँ पे बलवे किए हैं, वहाँ पे आग लगाई है या कोई हंगामे किए हैं, तोड़ फोड़ की है, उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए और उनको सज़ा भी देनी चाहिए ताकि ऐसे कामों को मुस्तकबिल में होने से रोका जा सके। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है कि सहाफ़ी हज़रात, ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, सरफराज अहमद जो हैं वो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर के, वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी के लिए थे और सारा दिन वो वहाँ पे रहे। और तमाम पुलिस जो है, अगर मैं ये कहूँ कि थानों के मुहर्रर से लेके CCP और IG तक खुद पर्सनली उन्हें ज़ाती तौर पे जानते हैं, उनसे उनका इतने सालों का मिलना जुलना है। लेकिन आज 2-3 थानों के जो SHO थे उन्होंने उनके घर भी गए, उनको ये भी कहा कि जी बड़ा मामला है। तो इस तरह से जो खरासा करना है सहाफ़ियों को जो वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फिर एक हमारे ड्राइवर हैं, वो बेचारे भी वहाँ उस वक्त DSNG के ड्राइवर हैं, DSNG वैन के वहाँ कवरेज के लिए थे, उनको भी इसी तरह से पुलिस ने पकड़ा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें, इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ जो है गिन भी वो ना पीस जाए, और ये ना हो कि जो लोग आपने मुजरिम जो हैं वहाँ पे वो पकड़ने हैं तो उसके साथ मासूम लोग भी निशाना बनते चले जाए। हबीब अकरम साहब, इमरान खान साहब को ये खदशा है कि बेसिकली ये सारा एक मुनज़्ज़म खिलाफ PTI के बनाया गया था मंसूबा, और उसके तहत PTI को ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये कोई दहशतगर्द जमात है, और उसी की आड़ में बेसिकली जो PTI के वर्कर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जेलों में असीर हैं, PTI के कारकुनान। उनकी इस खदशे में किस हद तक सदाकत हो सकती है, और क्या आप इस नज़रिए से इत्तेफाक कर सकते हैं कि कोई ट्रैप करके फंसाया गया PTI कारकुनान को? जहां तक ट्रैप होने का मतलब मामला है तो इसके लिए तो बहुत सारे हकायक सामने होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक, जैसे अभी आप लोग पहले बात कर रहे थे, कि इस वक्त तक तो पंजाब की निगरान हुकूमत जो है, क्योंकि पंजाब बदकिस्मती से इस वक्त ऐसा सूबा है जहाँ पे किसी किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा आप शोर शराबा मचाएं भी, किसी वजीर को कहें, किसी MNA को, किसी MP को कहें, तो कोई MPS को कहें, कोई मुंतखब वजीर होता तो ज़ाहिर है वो आपकी बात सुनने का इम्कान बढ़ जाता है।
लेकिन यहाँ पे ये तो पीडीएम की एक एक्सटेंशन है जो निगरान हुकूमत है पंजाब पे मुसल्लत की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहदारी कर रही है लोगों को पकड़ के। ये नहीं बता रही कि इसमें कोई मुजरिम पकड़े हैं, इसमें कोई मुलजिम पकड़े हैं। ये बुनियादी तौर पे जो हाथ में आ रहा है उसको पकड़ रही है। ये भी तो आपने लाहौर में सिर्फ 2 लोगों की बात की, वो भी इसलिए उनकी बात मीडिया पे आ गई कि उनका ताल्लुक जेएनएन से या एक सहाफती इदारे से। लेकिन जो छोटे शहरों में क़यामत सुगरा बरपा है उसका आप और मैं यहाँ बैठ के तसव्वुर नहीं कर सकते। वो शख्स जो पास से गुजर रहा था, वो शख्स जिसका फोन किसी खास टावर से जुड़ा हुआ था, वो शख्स जिसका भाई कहीं पीटीआई में था, वो शख्स जो बेचारा दूध लेने खड़ा हुआ था, उन सब को गिरफ्तार करके नंबर पूरे किए चले जा रहे हैं। यहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि आपके नौजवान, आपके बच्चे तक डरे हुए। आप नौजवानों पे तो 780 अंधाधुंध लगाए चले जा रहे हैं। हर एक के ऊपर आप कभी किसी के ऊपर फायर आर्म डाल रहे हैं, और कुछ नहीं डाल रहे तो डंडा सोटा डाल के 780 लगाई जा रही है। ये आप जरा तसव्वुर कीजिए, ये हो रहा है पंजाब में। और पंजाब में चूंकि निगरान हुकूमत एक पीडीएम की एक्सटेंशन है, बल्कि मुस्लिम लीग नून की जैली तंजीम है जो यहाँ पे हुक्मरान है, तो लिहाजा अब आप अंदाजा कर सकते हैं। मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल ये पता है कि लोगों की लिस्टें कहाँ से आ रही हैं कि किसको पकड़ा जा रहा है। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ये जो जितना मुनज़्ज़म अंदाज से हमारी जो निगरान हुकूमत है वो एक्टिवेट हुई है, उसको तो देख के लगता है कि वाकई एक मुनज़्ज़म मंसूबा था पीटीआई को कुचलने का। और खास तौर पर आप इनको इन हकाइक के साथ मिला के देखते हैं कि आपके लिबर्टी पे लोग इकट्ठे हुए, पुलिस नदारद। आपके लिबर्टी से कैंट की तरफ लोग मुड़े, पुलिस नदारद। कैंट के अंदर पुलिस नदारद। वहां पर जिना हाउस तक पहुंच गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, और बहानेबाजियां इस तरह की है कि हमें मॉल पे रोक लिया गया, हमें फलां जगह रोक लिया गया। ये ऑफिशियल एफआईआर में लिखा हुआ है कि हमें मॉल पे रोक लिया गया। अच्छा, अगर आपने रुकना ही था तो फिर आप पुलिस में क्यों हैं? आईजी साहब हैं तो वो आईजी साहब हैं, वजीर इत्तलात हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, और इमरान खान से उनकी मुखासमत पता नहीं कितनी पुरानी है जो आज वो निकाल रहे हैं। तो लिहाजा जो उसके इस अंदोहनाक वाक़े के बाद जो कुछ हो रहा है, इसको देख के वाकई ये गुमान गुजरता है। मैं अगेन लफ्ज कर रहा हूँ, गुमान गुजर रहा है, इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हकाइक पूरी तरह सामने नहीं है। ये गुमान गुजर रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए एक बहाना था, एक साजिश बनाई गई थी, जो इन्हीं लोगों ने साजिश, क्योंकि हमें पता है कि हमारे असाकिर से ये जो पीडीएम वाले ही कितनी मोहब्बत करते हैं। ठीक, गरीदा आपको शामिल करूंगी, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं या हबीब अकरम या इमरान साहब या कुछ और लोग ये आवाज़ उठा रहे हों या ये बात कर रहे हों। अब तो खुद ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी दरख्वास्त की है हुकूमत से कि कुछ इस बात की तरफ देखें, और लोग अब बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को ख़त लिखा है उनके पार्लियामेंटेरियन ने। अमेरिका के जो कांग्रेस के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हो रही हैं विक्टिमाइजेशन की, जिसकी वजह से अब आलमी तंजीमें और आलमी लोग जो है वो भी आकर इसमें बात करना शुरू हो गए। तो इसको कैसे आप समझती हैं कि शफाफ बनाया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता था, जो शरपसंद है उनको पकड़ने के सारे प्रोसेस को? बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहिबा, और इमरान याकूब साहब का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ, खासतौर पे इमरान साहब के साथ काम किया है और बड़ा एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। इट्स ऑलवेज एन ऑनर, इट्स लाइक कमिंग बैक होम। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इमरान याकूब साहब का ये प्रोग्राम, आपका ये प्रोग्राम बहुत आवाम देखती है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर बहुत आवाम देखती है। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं 2 चीज़ें ज़रूर वजाहत करना चाहूँगी। एक तो जो जीएनएन के रिपोर्टर को पकड़ा गया, सहाफ़ी जहाँ पर भी काम करने के लिए जाते हैं, अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करने के लिए जाते हैं, उनके साथ अनफॉर्चुनेटली हमेशा यही होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कोई और सानहा उनके साथ हो जाता है। ये सब चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए, और जो शरपसंद हैं, जो बलवाई हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका मामला अलग रखे, क्योंकि सहाफ़ी अपनी आइडेंटिटी के साथ जा रहा होता है। तो निगरान हुकूमत को भी
वफाकी हुकूमत को भी, इन सब हुकूमतों को, इंतज़ामिया को, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती को महफूज बनाने के लिए, सहाफ़ी उसके आड़े नहीं आ रहे, सहाफ़ी रियासत के साथ खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ पंजाब की निगरान हुकूमत को बहुत, और वहाँ पर निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब जो कि खुद सहाफ़ी हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद सहाफ़ी हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। एक चीज़। अब आ जाइए दूसरी जानिब, जिन्होंने 9 मई को दहशत गर्दी की, मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था। ISPR की स्टेटमेंट तो चंद दिन के बाद आई है। 9 मई को जब ये सारा वाक़या हो रहा था, मैंने उसी वक्त कहा कि ये दहशतगर्द है, ये दहशत गर्दी कर रहे हैं। जिस तरह की हरकतें वहां हो रही थी एक बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ, ये शरपसंदी नहीं है। इसको शरपसंदी के तौर पे बड़ा एक सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये दहशत गर्दी हुई है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के रियासत के साथ, कौमी सलामती के साथ। आपने ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला दिया, आपने दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम का हवाला दिया। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, इमरान खान साहब अभी कल परसों वो बात कर रहे थे अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से, मुझे वो इमरान खान साहब उन्हीं किसी भी एक अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन से मुझे पूछ के बता दें कि उनके पेंटागन पे अगर इस तरह से चंद शरपसंद, चंद बलवाई, चंद दहशतगर्द 100 की तादाद में, हजारों की तादाद में अगर पेंटागन के पास पहुंच जाएं तो व्हाट वुड पेंटागन डू? पेंटागन की इमारत के पास आप जानते हैं ना, कोई पहुंच के दिखा दे, वो उनकी वजारत दिफा की इमारत है। 500 मीटर्स, 800 मीटर्स, एवरीबडी वुड बी शूट डाउन, वुड बी शॉट डाउन। ये होगा वहां पे। तो जिस मुहज़्ज़िब दुनिया के हम हवाले दे रहे हैं ना, हमें फिर वहां पे देखना चाहिए कि वहां पे होता क्या है। पेंटागन तो बहुत दूर की बात है, आप न्यूयॉर्क में NYPD की इमारत के बाहर जाके दिखा दें इस तरह से, जरा मुसल्ला होके पेट्रोल लेके आग लगाने के लिए। ये तो बुनियादी सवाल है ना गरीदा, ये तो बुनियादी सवाल है, सब उठा रहे हैं कि वहां तक आके इतना कुछ करने ही क्यों दिया गया। यही तो सवाल हबीब अकरम साहब ने भी उठाया। नहीं फिर ये वहां तक आने ही क्यों दिया गया? नहीं फिर वावेला ना मचाएं, नहीं फिर वावेला ना मचाएं कि ओ हो पाकिस्तान में तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब तमाशा है। जिन्होंने दहशत गर्दी की है उनके साथ किसी सूरत कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये आप इसको मामूली बात समझते हैं कि आपके GHQ पे हमला हो जाता है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके इंडिया में उनका कमांड सेंटर, आर्मी का जो कमांड सेंटर है, आप वहां पे जाके दिखा दें। अमेरिका में बहुत दूर की बात कर रही हूं, बरतानिया बहुत दूर की बात कर रही हूं, चाइना बहुत दूर की बात कर दूंगी। ये सुपर पावर्स है, आपके साथ इंडिया खड़ा हुआ है। आप जाके दिखा दें जरा, इंडिया में सिर्फ आर्मी कमांड हेडक्वार्टर छोड़ दें, उनके कमांड सेंटर। ये आपकी बात दुरुस्त है गरीदा, लेकिन मैं यही तो, मेरा सवाल ये है बुनियादी कि आपने ये जो बात की ना जाके दिखा दें, तो मैं यही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा ही था। कोर कमांडर हाउस के बाहर आप जाके 1 मिनट गाड़ी तो खड़ी करें, आप देख लेंगे फौरन आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये हमने एक प्रैक्टिस देखी। और दूसरी बात, लेकिन ऐसा क्या था कि सब कुछ खुला रखा हुआ था। एक गुजारिश में एक गुजारिश, इस पे डेफिनेटली निगरान हुकूमत जवाबदेह है। निगरान हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब ये हो रहा था 9 मई को, उस दिन आमिर मीर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उनके पास जवाब कोई ना था। लेकिन दूसरी बात, अगर ये साजिश हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो PTI क्या सो रही थी? चले खान साहब तो जेल में बंद थे ना, शाह महमूद कुरैशी का क्या था इस पर रिएक्शन? वो कहते हैं फितरी रद्द अमल है ये। अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही थी तो आपको पता ही नहीं चला, आपने साजिश होने दी। कोई आपको ट्रैप करके लेके आ रहा था, लिबर्टी से लेके, फलां जगह से लेके, फलां जगह से लेके, मजंग चौक से लेके, कलमा चौक से लेके, आपको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा था साजिश की तरफ, और आप चुप करके सर ने उड़ाए आगे आगे चलते जा रहे थे। आपको नजर नहीं आई साजिश? यास्मीन राशिद को भी साजिश नजर नहीं आई, एजाज चौधरी को भी साजिश नजर नहीं आई, मुराद सईद साहब को भी साजिश नजर नहीं आई। ये कहते हैं कि जी वहां पहुंचना तो था, वहां पहुंचना तो था, वहां पे वो मौजूद भी थी राशिद साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन वो इस बात को मना भी कर रही थी। उनकी वीडियो भी मौजूद है कि वो ये कह रही थी कि आपने अंदर नहीं जाना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। आपने देख लिया होगा, वो आपने देख लिया होगा कि बिल्कुल जिस तरह से आराम से पोले पोले तरीके से मैं आपको कह दूं कि नहीं समीना ऐसे ना करे, नहीं ऐसे ना करे, ना ऐसा ना करे, तो वो ये तरीका था वो। चलिए, लेकिन बहरहाल ये आपका अपना मौके। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पर जो एक सवाल आता है, ये तो कल एतजाज अहसन साहब भी सवाल उठा रहे थे कि वहाँ तक लोगों का पहुँचना ही एक सवाल है बजाते खुद, कि कैसे आपने आने दिया और कैसे पहुँच गए। और वो तो ये भी बात करते थे कि आपने कोर कमांडर की लाइफ को रिस्क पर डाला हुआ था, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद थे, तो क्यों नहीं कोई उनकी हेल्प को वहाँ पर आया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बात को भी तो देखना पड़ेगा कि क्या वाकई PTI के इतने सारे लोग, बहुत सारे ऐसे हम वीडियोस भी देख रहे हैं जो कि ज़रूरी तो नहीं हर बंदा ही तोड़फोड़ कर रहा था, कुछ वैसे भी खड़े हो सकते हैं या एहतजाज कर रहे हो या उस तरह। तो इसकी आड़ में आपको भी लगता है कि PTI को निशाना बनाया जा रहा है?
देखें, पहली बात तो ये है कि मैं हबीब अकरम साहब जो अभी कह रहे थे ना कि ये साजिश हुई है, गुमान ऐसे होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उनके गुमान को सच मान लूँ तो फिर मुझे ऐसा गुमान होता है कि ये साजिश ना तो निगरान हुकूमत ने की है, ना मुस्लिम लीग नून ने की है, ये साजिश खुद पीटीआई के लोगों ने की है जो इमरान खान के खिलाफ शायद ये करना चाहते थे। उन्होंने खुद ये साजिश की है कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं और ये सारा काम करते हैं, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, बात ये है कि मैं इस बात को भी रद्द नहीं करता, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रोका, दूसरों ने भी रोका होगा, लेकिन ये भी वीडियोस और ऑडियोज आई हैं जहाँ पे वो सब ये भी कह रहे हैं कि पहुँचो पहुँचो वहाँ पहुँचो। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जब इस तरह से होता है, और हम तो दुनिया से वैसे ही अनोखे हैं, पाकिस्तान में भी जब इस तरह से मॉब होता है ना, फिर उसको उस तरह से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हम ये तो सवाल करते हैं और ज़रूर ये सवाल बनता है, निगरान हुकूमत से ही नहीं बनता, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से बनता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों से भी बनता है कि जो वहाँ पे जिना हाउस जो है उसकी सिक्योरिटी पे मामूर थे कि जनाब ये आपने क्यों नहीं रोका। लेकिन वहाँ से भी एक आप समझे कि वो कहते हैं कि इस तरह के मॉब पे अगर फायरिंग हो जाए, इस तरह के मॉब अगर मजीद को मामला ज़्यादा सख्ती से निपटा जाए, तो वो उनके ख्याल में अभी तो सिर्फ तोड़ फोड़ हुई है, फिर वहाँ पे बहुत सारा जानी नुकसान हो सकता था, बहुत सी चीज़ें खराब हो सकती थी। करने के लिए तो बड़े तरीके इन्होंने यूज़ किए हैं, वाटर कैनन भी हम देखते रहे हैं, टीयर गैसिंग देखते रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, तो ये जो मामला हैं बड़े गंभीर हैं, जैसे जैसे इसकी तहकीकात होंगी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर ये समझता हूँ कि बिल्कुल इस बात पे मेरा ख्याल है हम सब मुत्तफिक हैं कि जो कसूरवार हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह हैं उनको बिल्कुल उसमें रगड़े में नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन हबीब अकरम साहब, यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, उस वक्त भी हमने देखा था कि जो जियाले थे बड़ी तादाद में निकले, और बड़ा उस वक्त भी जलाओ घेराव भी हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई थी। तो वो उनकी लीडर गई, वो भी गमो गुस्से में थे, उन्होंने भी अपने गमो गुस्से का इजहार किया। ये अलग बात है कि बाद में आसिफ जरदारी साहब ने उस चीज़ को संभालने की कोशिश की और संभाला, जो कि अप्रिशिएटेबल है। फिर इसी तरह से मैंने मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी स्टेटमेंट ऑन एयर टीवी पे सुना कि जब मरीम नवाज साहिबा की जान की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अगर मरीम नवाज को कोई नुकसान पहुंचा तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं फिर लगाएंगे, फिर हमसे ना कोई ये उम्मीद रखे, तो फिर हम भी हर वो कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। तो हर कोई अपने लीडर के लिए उतना सेंसिटिव होता है, और हम देखते हैं कि लोग निकलते हैं। अब अगेन वही सवाल आ जाता है कि फिर वो निकलना लोगों का गलत है अगर वो उसके लिए प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं, या फिर अगेन ये है कि उस मॉब को कंट्रोल करने के लिए जब लीडरशिप ही नहीं होगी, लीडरशिप तो सारी जेलों में पड़ी हुई है, अभी तक भी कोई बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये सवाल भी तो एड्रेस हो सकते हैं। जी देखिए, आपने बड़ा लॉजिकल नुक्ता उठाया है कि जब लीडरशिप मौजूद होती है तो उस वक्त बहुत सारी चीजों पर काबू पा लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1946 में जब ये तय हो गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग मुल्क होंगे, तो उस वक्त जो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में पुश्तों के पुश्ते लग गए, और वहां पे जाके हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब ने और गांधी जी ने वहां जाके बाकायदा अपना रोल प्ले किया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारे हंगामे फर्व हो गए। इसी तरह जमशेद क्वार्टर्स कराची में 1947 के बाद ये हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को ये पता चला कि जमशेद क्वार्टर्स में कुछ जो गैर मुस्लिम है उनको उनके माल पे और उनकी जान पे हमले किए जा रहे हैं। तो हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद वहां पे पहुंच गए। अब आप ये कहें कि उस वक्त तो लियाकत अली खान भी थे, उस वक्त तो वजीर आला भी थे, वो क्यों नहीं पहुंचे? तो बात यह है कि जब लीडरशिप होती है तो फिर बहुत सारे हंगामों पे काबू पाया जा सकता है। आप यास्मीन राशिद पे ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि वो पूरे पंजाब के कारकुन उनकी बात सुनेंगे। आप महमूदुर रशीद पे ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि पूरा पंजाब जो है उन कारकुन उनके कहने पे मुतहरिक हो जाते हैं। ये तो वो लोग नहीं है। मतलब मियां असलम इकबाल के कहने पे पूरे पंजाब के कारकुन मुतहरिक होंगे? कौन होगा इमरान खान के बाद जिसके कहने पे इतनी बड़ी जो है वो तहरीक उठ खड़ी हो? ऑब्वियसली जब आपके लीडर मंजर आम पे गायब होते हैं तो फिर मॉब का कुछ पता नहीं चलता। जो आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बात कर रही हैं, उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो मौजूद थे, और एक नेचुरल उनके वारिस थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, और इसलिए उन्होंने जब कहा पाकिस्तान खप्पे,
तो फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता करके 2 दिन लगे थे और फिर सारे मुजाहरे भी रुक गए और घेराव जलाव भी खत्म हो गया। यही सूरत हाल इमरान खान साहब ने जब आपने की मजम्मत, जब अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि कौन ऐसा शख्स होगा जो इस वाक़े की मजम्मत नहीं करेगा, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ठहराव आना शुरू हो गया। ठहराव तो पहले भी था, लेकिन ठहराव मजीद उसमें इजाफा हो गया। देखिए, ये हमेशा लीडरशिप जो है वो जब बात करती है तो उसके असरात होते हैं कारकुनों पे। तो जब आप लीडरशिप को नजर-ए-आम से गायब करते हैं तो यकीनी तौर पर उसका बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक। चलिए थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हुए गरीदा, ये भी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि -1 की कोशिश है कि उन्हें हटा दिया जाए सियासी मंजरनामे से, और ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी भी नहीं। खुद राना सनाउल्लाह साहब के भी स्टेटमेंट आए, या ये रहेगा या हम रहेंगे। मतलब मैं इसको सियासी तौर पे ही देख रही हूँ कि वो, मैं जानी तौर पे नहीं कह रही फिजिकली, लेकिन सियासी तौर पर भी वही समझते हैं कि या इनकी एग्जिस्टेंस होगी या हमारी एग्जिस्टेंस होगी। तो अब इस नहज पर तो हैं, 2 एक्सट्रीम चीज़ों पर तो हम फंसे हुए हैं। तो अब वो इस चीज को कह रहे हैं कि जी ये -1 जो है लंदन का ही प्लान है, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको ये एक एक्सक्यूज मिल गया जिसके जरिए ये सारा काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तो बात क्या की जाए, वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से सियासत के सुल्तान राही हैं। वो गरजते बहुत है लेकिन बरसते कम है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी गुफ्तगू को, उनकी अक्सर गुफ्तगू को उसी पे राय में लेना चाहिए जिस पे राय में वो बात कर रहे होते हैं। पीटीआई वालों पे काफी बरसते हैं, 25 मई को तो काफी बरसे थे वैसे। चले खैर, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कोई भी सियासी लीडर माइनस मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकता, चाहे उसकी पनीरी कहीं पर भी मौजूद क्यों ना हो। जुल्फ़िकार भुट्टो माइनस नहीं हो सके, बेनज़ीर भुट्टो माइनस नहीं हो सकी, नवाज शरीफ को माइनस करने की कितनी कोशिश की गई, नहीं हुए। आज वापस उनकी जमात इक़्तिदार में आ गई है। इमरान खान साहब को भी माइनस नहीं किया जा सकता, वो इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत के तौर पे मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब की गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, सियासी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, इंतज़ामी गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत में होते हुए तो गलतियां, नाकामियां, उनकी एक तवील लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट को अगर रिकॉल किया जाए तो आपका सारे का सारा प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म हो जाएगा। इमरान याकूब साहब बहुत बाखबर सहाफ़ियों में से हैं, वो आपको उसका एक साइनॉप्सिस भी दे सकते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब जो कुछ फेस कर रहे हैं, जहां तक तोशाखाना केस का मामला था, मैं पहले दिन से कह रही थी, गुजारिश कर रही थी कि तोशाखाना कोई करप्शन केस नहीं है और इसमें इमरान खान को आप नहीं फंसा सकते, और वही हुआ। तोशाखाना का जब रिकॉर्ड सामने आया तो सबके सब इस हमाम में निकले। अब वो सारे का सारा ठुस फुस होकर रह गया है। जो अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस है, ये तो जब आया था, जिस वक्त आपको याद होगा खान साहब की हुकूमत थी, शहजाद अकबर साहब ने वो एक सील्ड एनवेलप लेके काबीना में से अप्रूव करवा के आ गए थे। ये तो उस वक्त भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। हमने उस वक्त भी सवाल उठाए थे, और हमें सवाल उठाने की सजा ये दी गई थी कि हमें गालियां दी गई थी, हमारे खिलाफ प्रेशर डाले गए थे मैनेजमेंट्स को कि इनको निकाल दें नौकरियों से, इनके कॉलम्स बंद करवा दें। तो ये तो उस वक्त भी गुफ्तगू हो रही थी। कहने का मकसद ये है कि ये केस उस वक्त भी बहुत स्ट्रांग था कि आप किस तरह से वो पैसा जो कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो एक ट्रांजैक्शन हुई है, उसे किस तरह आप एक इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट आप किस तरह से सियासी फायदा या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फायदा उठा सकते हैं। तो ये केस इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत स्ट्रांग है। इस केस को लेके अगर -1 का वावेला किया जाएगा तो खान साहब एक सियासी बयानिया बनाने में हमेशा कामयाब तो रहते हैं, लेकिन 9 मई के बाद मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब के लिए एक तरह से समझने का मौका है कि उनका टाइम इज अप। टाइम इज अप मतलब कि वो अपने मामलात को सुधार लें और ये गलत सलत बयानियों की बुनियाद पर अपनी सियासत को मजीद घसीटने की कोशिश ना करें। जहां गलतियां हुई हैं उसको सुधारें। खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए को, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बयानिए को, एस्टैब्लिशमेंट को बिला वजह सियासत में घसीटना खान साहब की बहुत बड़ी गलती है। फिर मिसकैलकुलेटेड एक्शंस कर लेना। अब पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ के आपको क्या मिला? इलेक्शन नहीं मिले आपको। 14 मई गुजर गई। इलेक्शन तभी होंगे जब उसकी मुद्दत पूरी होगी अपनी, और वो भी अभी मालूम नहीं है। इमरान खान साहब की हठधर्मी ने सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर दी है कि पूरे पाकिस्तान को ये नहीं पता कि आपके इस साल इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे। ये सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 2023 जो कि इलेक्शन का साल है, इसमें इलेक्शन ना करवाए गए, तो कम से कम मैं तो उन लोगों में शामिल होंगे, उन सहाफियों में जो आवाज़ उठाएंगे, बड़ी सख्त आवाज़ उठाएंगे कि पाकिस्तान में ये तमाशे नहीं होने चाहिए कि आप इलेक्शन ईयर को पोस्टपोन करना शुरू कर दें, आप किसी भी वजह की बुनियाद पे इलेक्शंस ना होने दें।
नहीं, लेकिन इलेक्शन ना होने के हवाले से तो बात हुकूमत ये करती है ना कि जब तक बराबरी नहीं होगी, बदले पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं हमने इलेक्शन करवाने। उसमें इमरान खान कैसे रुकावट बन सकते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, हुकूमत ये कर दे कि भाई हम जा रहे हैं इलेक्शन में, तो उसमें इमरान खान कैसे रुकावट होगा? और इमरान खान साहब को जो आप गलतियां कह रही हैं वो तो आईनी तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किए ना। वज़ीर आला असेंबली तोड़ने का इख्तियार आइन में मौजूद है, कोई गैर आइनी कदम तो नहीं उन्होंने उठाया। 90 दिन की बात वो आइन कहता है, वो उसके ऊपर उनका तनाजुर था कि उसमें वो हो जाएंगे इलेक्शन। तो मेरा सवाल बुनियादी ये है कि अगर इलेक्शन कराने में हुकूमत संजीदा है तो वो अनाउंस कर दे कि हमने तो इलेक्शन कराने। जब ये बात होती है कि जी पहले ये होगा, पहले वो होगा, पलड़े बराबर होंगे तो पलड़े नीचे होंगे तो ऊपर होंगे, तो फिर जो उससे लगता ये है कि शायद ये लोग जाना नहीं चाहते इलेक्शन में। दो तीन चीज़ों को हम वाजे करना यहाँ पे ज़रूरी है। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का नोट आपको याद होगा, उसमें बड़े वाजे तौर पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ठीक है वज़ीर आला का इख्तियार है, लेकिन एक सॉलिड पॉलिटिकल रीज़न होनी चाहिए असेंबली तोड़ने की। जो विजडम है वज़ीर आला को इख्तियार देने का आइन में, वो विजडम ये नहीं कहता कि आपका जब दिल करेगा आप असेंबली तोड़ देंगे। आप अवाम के वोटों से आते हैं, अवाम वोट आपको इसलिए नहीं देते कि आप 6 महीने बाद कहें जी मेरा दिल कर रहा है, या मुझे नहीं लग रहा कि मामला ठीक है, या मुझे लग रहा है कि विफाकी हुकूमत मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रही, या विफाकी हुकूमत मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही, तो चले मैं असेंबली तोड़ देता हूं। ये विजडम नहीं होता, ये तरीक़ाकार नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा कि वज़ीर आला का इख्तियार ज़रूर है असेंबली तोड़ने का, बट दैट शुड बी सब्जेक्टेड टू सम सैनिटी, that should be subjected to some political wisdom, that should be subjected to the norms and traditions of a democracy. डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको इख्तियार मिल गया है तो आपके हाथ में माचिस आ गई है तो आप पूरे जंगल को जो है वो आग लगाते, ये नहीं होता। एक चीज़ गलती की गई, पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ने का कोई सियासी, कानूनी, अवामी जवाब मौजूद नहीं था, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी एहसास हुआ। कौमी असेंबली में क्यों वापस आने के लिए पर तौल रहे हैं? जब अदम एतमाद कामयाब हुई थी, हमने उस वक्त कहा था कि गलती है, आप कौमी असेंबली में से बाहर ना निकलें। इतनी पावरफुल अपोजिशन, आप तो हुकूमत का जीना हराम कर सकते हैं, आप उनको चलने नहीं दे सकते। और वही हुआ सूरत हाल कि अब 1 साल के बाद वही यू टर्न लिया जा रहा है, वही कौमी असेंबली में वापस आने की बातें हो रही हैं। खान साहब खुद भी कह रहे हैं जी मैं वापस आने को तैयार हूं। तो आपसे मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, गलतियां आपसे हुई हैं। खान साहब को अगर यकीन है, और वो बताते हैं कि उनको यकीन है कि अवाम उनके साथ है, तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट के बार बार उन पर प्रेशर डालने की नाकाम कोशिश छोड़ दें। आप अवाम की ताकत पे यकीन रखें, अवाम आज आपके साथ है। मुझे हबीब अकरम साहब ने क्योंकि थोड़ी देर के लिए वक्त दिया, तो मैं जरा हबीब अकरम साहब का कमेंट जरूर इस पे लूंगी कि क्या वाकई हबीब अकरम साहब इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं, और अगर डाल रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि उन्हें इक्तदार में लाया जाए, और ये जो गलतियां गिनवाई हैं गरीदा फारूकी साहबा ने, आपके ख्याल से ये वाकई उनकी गलतियां? देखिए, एक बात मुझे ये बताइए कि अनयूजुअल और यूजुअल सूरत हाल, एक सूरत हाल है मामूल के मुताबिक और एक है गैर मामूली। फर्ज कीजिए कि अगर मैं किसी दुकान पे गया हूं, मैंने एक चीज खरीदी है और उसके पैसे दे दिए हैं, और दुकानदार मुझे कहता है कि नहीं आपको चीज नहीं मिलेगी। ये गैर मामूली सूरत हाल है, या ये गैर मामूली सूरत हाल है कि जब मैं पैसे दे दूं और मुझे चीज दे दे? ऑब्वियसली हम में से कोई एक फरीक, अगर मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा कि मैं पैसे नहीं दे रहा, तो ये भी गैर मामूली सूरत हाल है, और वो चीज नहीं दे रहा तो वो भी गैर मामूली सूरत हाल। हमारे दस्तूर में ये ट्रांजैक्शन बड़े वाज़े अल्फाज में लिखी है कि असेंबली टूटेगी। उसमें ना तो वजीर आला की नीयत है, ना वजीर आला की शक्ल का जिक्र है, ना वजीर आला की कोई और। जब वजीर आला बन गया तो उसके दीगर इख्तियारात के साथ उसे ये इख्तियार भी मिल गया जो अनचेक्ड है। हमारा दस्तूर ये कहता है। मैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, मैं खुद कानून का एक तालिब इल्म हूँ और बहुत ही अदना हूँ, और जस्टिस साहब से तो आप यूँ समझिए कि उनका और मेरा मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जसारत करूंगा कि जो सवाल उन्होंने उठाया है वो दुनिया की पार्लिमानी तारीख में पहले कभी नहीं उठा। ये उनका खालिसतन जाती जाविया नजर है जो कानून उसको सपोर्ट नहीं करता। अब बाकी जो है वो जाहिर है वो, और वैसे भी सर हुकूमत में से भी किसी ने चैलेंज नहीं ना किया था। अगर किसी को लगता था कि उसका नीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं था, तो चैलेंज कर देते कि भाई असेंबलियां गलत टूटी हैं। क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक वो चूंकि चीफ जस्टिस ने जब सुओ मोटो लिया था तो उसमें 5 सवाल जो बनाए थे, इसमें उन्होंने इजाफी सवाल ये लिखे थे। उनका भी पता नहीं जाविया नजर है या नहीं है, लेकिन ये सवालात की शक्ल सवाल था। ठीक, फैसले में उन्होंने कुछ इसको एलेबोरेट किया। अब
यहाँ पर हुकूमत ने जब से कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज करना शुरू किया है तो इमरान खान साहब का ये आर्गुमेंट ज्यादा पुख्ता होकर सामने आ रहा है कि पीडीएम दरअसल इलेक्शन चाहती ही नहीं। जाहिर है जिस पीडीएम ने 90 दिन की लाजमी शर्त मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके ऊपर हमलावरी के बारे में बातें होने लगी, तो फिर अब ये कैसे भरोसा किया जाएगा कि ये 15 अगस्त को जब भी इनकी मुद्दत खत्म होगी तो ये घर जाएंगे और अगले इलेक्शन होंगे। एक तो ये पूरा क्वेश्चन मार्क लग गया है 73 के आइन के तनाजुर में कि जो पीएमएलएन ने पढ़ाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने पढ़ाया, हजरत मौलाना फजल रहमान मद्दसल्लाहु अली ने पढ़ाया, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि उसके तहत इलेक्शन भी नहीं हो सकते, इलेक्शन इंडेफिनेटली आगे भी जा सकते हैं और अदालत को भी ललकारा जा सकता है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा हबीब अकरम साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इस पर ज़रूर जानना चाहूँगा। आपने जितनी भी बातें की, मुझे आप ये बताएं कि कानून में तो वज़ीर आला के पास बिल्कुल ये इख्तियार है, लेकिन अगर कोई वज़ीर आला 7 बार किसी के पास जाए और ख़ुद बाद में इसका इतराफ़ भी खुद करे कि जी मैं 7 दफ़ा गया था खान साहब के पास रिक्वेस्ट करने की अल्लाह दा वास्ता जो असम्बलियाँ ना तोड़ो, सानू नुकसान होएगा, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं टलूँगा, आप असम्बलियाँ तोड़ें। महमूद रशीद साहब, उनकी जितनी सीनियर क़यादत थी, सब उन्हें समझाते रहे कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, हमें नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने कहा एक ही बात है, मैं तो असम्बलियाँ तोड़ के रहूँगा। उसका नुकसान तो फिर अल्टीमेटली उन्हें हुआ ना। दूसरी बात ये जो आपने पीडीएम की बिल्कुल सच है, मैं भी इस बात का कायल हूँ कि पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अभी अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। वो ये चाहते, उन्हें ये पता है कि इस वक्त अगर फौरी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान की जो मकबूलियत है शायद वो उसका मुकाबला ना कर पाएँ और इलेक्शन हार जाएं। लेकिन इस सूरत हाल, ये जो सारी सूरत हाल क्रिएट की है, वो भी तो बुनियादी जिम्मेदारी इमरान खान साहब में भी तो आयद होती है ना। देखिए, जहां तक चौधरी परवेज इलाही साहब के बयान का मामला है, तो चौधरी साहब को अपनी ये मारूजात जाके पेश करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे ये वो जब हाई कोर्ट में भी पेश कर सकते थे। जब कहा गया कि असेंबली टूट गई है, वो जाते और कहते कि जनाब मैंने असेंबली किसी दबाव पे तोड़ी और आप लिहाजा असेंबली को बहाल कर देंगे, तो एक मामूली सी बात थी ना। बाकी पॉलिटिकल ओपिनियंस तो हमेशा होती हैं, हर वक्त होती है। हत्ता के जो असेंबली तोड़ने वाला होता है वो भी कभी सोचता है तोड़ू, कभी सोचता है ना तोड़ू। खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब अपने पहले दौरे हुकूमत में या शायद दूसरे दौरे हुकूमत में इन्होंने मेंगल साहब की मेंगल साहब की गवर्नमेंट कराई थी, तो मेंगल साहब की जब गवर्नमेंट कराई थी तो उस पर उन्होंने बाद में उस पर एक इंटरव्यू में कहा कि मुझसे गलती हुई थी, तो वो विफाक ने अपना ताकत इस्तेमाल की थी। तो लिहाजा एक पॉलिटिकल ओपिनियन तो हर एग्जिस्ट कर सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इन द एंड फैसला तो उन्होंने किया, खुद किया, बिल्कुल ठीक है, और वो उस फैसले के साथ हैं, तो इसीलिए पीटीआई के अंदर मौजूद है ना अभी तक, वरना छोड़ देते अगर इतने ही नाराज थे। जी बताए कि जो जिम्मेदारियां हैं ये हुकूमत की होती है या अपोजिशन की होती है? नहीं, अपोजिशन की जिम्मेदारी पॉलिटिक्स होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, जिम्मेदारी तो ज्यादा हुकूमत की है। ब्रेक लेना मुझे ठीक है, राइट। चलिए जी, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आया। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गरीदा हमारे साथ ही भी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि बहरहाल इस वक्त जो पीटीआई की मुख्तलिफ सीनियर लीडरशिप है वो तो है जेलों में, और एमपीओ के तहत ज़्यादातर लोगों को उठाया गया है, और अभी सूरत हाल ये बनती है कि वो निकलते हैं ज़मानतें लेकर तो फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस सारी सिचुएशन में और जमान पार्क को भी खाली करा लिया गया। अब इमरान खान साहब को ये खदशा है कि जब वो नैब में पेशी के लिए जाएंगे मंगल के रोज़ तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वो कहते हैं कि 80% उनको यही खदशा नज़र आ रहा है कि उनको पकड़ लिया जाएगा और उनकी अहलिया को भी साथ ही में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आता है कि ये जो इमरान साहब का खदशा है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर इमरान खान साहब को खदशा है तो वो लीडर हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म है, सियासी जमात के सरबराह हैं, तो क्यों घबराते हैं? वो तो उन्हें तो चाहिए, ठीक है, वो कि अच्छा जी पकड़ना तो पकड़ो, मैं हाजिर हूँ।
वो तकरीरों में तो ये दावे करते हैं ना कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, या आए तरीके से मुझे गिरफ्तार कर लें। तो आप फिर इतना क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? आपकी तो मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा अगर आप गिरफ्तार होंगे। आप अपने दौरे हुकूमत में हर बंदे को गिरफ्तार करना चाहते थे, आप चाहते थे कि हर बंदा आपका मुखालिफ जो जेलों में हो। तो देखिए, अल्लाह ताला का एक अपना कानून है, मकाफात अमल भी किसी चीज़ का नाम है। आज आपको वही चीज़ें जो आपने अपने दौरे हुकूमत में गलत चीज़ें की, आज आपको भुगतना पड़ रही हैं। इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है मेरी बात का कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये तमाम कसूर किए हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अगर आप अपने दौर में दूसरों के साथ ये करते रहे हैं तो फिर आपको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे ये सियासत इस तरह की पार्टियों में ज़र्फ नहीं है कि वो आपको माफ़ कर दें या वो ये सोचे कि अच्छा इमरान खान ने किया, ये उसका अमल था, हम क्यों अपने हाथ गंदे करें। ये टिट फॉर टैट वाला मामला है और हमारे यहाँ सियासत में ऐसे ही होता है। आपको क्या नज़र आता है गरीदा, इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है उनकी एहलिया समेत, तो फिर से क्या रिएक्शन हो सकता है इसी किस्म का जैसे हमने पहले देखा? नहीं, दोबारा तो इस किस्म का रिएक्शन मुतवक्का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी देख लिया है कि इस किस्म का ओवर कैलकुलेटेड, मिस कैलकुलेटेड रिएक्शन देने का नतीजा क्या निकलता है। और फिर आप देख रहे हैं पीटीआई जिस तरह से टूट फूट का शिकार हो रही है। आमिर कियानी साहब, इतनी बड़ी विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो गिर गई, आफ्ताब सिद्दीकी ने आज पार्टी छोड़ दी, तो ये टूट फूट आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद नजर आएगी। मैं तो देखना चाहती हूं कि शाह महमूद कुरैशी अगर जेल से रिहा होते हैं तो वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, तो ये टूट फूट आपको मजीद नजर आएगी। 9 मई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा और इस किस्म का ये इकदाम कर दिया कि जो अब सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। इससे पहले अगर जो हम बदलाबाजी की एक सियासत का जिक्र कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम में, तो 9 मई के वाकयात से पहले किसी के भी हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा था इमरान खान साहब को पकड़ने का या इमरान खान साहब पर हावी होने का। लेकिन 9 मई एक ऐसा इंसिडेंट दे दिया गया प्लेट में रख के इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से अपने सियासी मुखालिफिन को, कि अब कोई भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी दोबारा तो जरूर होनी है, अलकादिर ट्रस्ट केस में ही उनकी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि केस बड़ा मजबूत है और इस केस में नैब की तफ्तीश बहुत तेजी के साथ जारी है और इसको चंद महीनों के अंदर अंदर अंजाम तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश भी है नैब की। परसों होती है, 5 दिन बाद होती है, 10 दिन बाद होती है, कब होती है, लेकिन इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे। और इमरान याकूब खान साहब ने जो बात की है कि बिल्कुल इमरान खान साहब खुद कहते हैं ना कि जब वो एक पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर होने का उनको जो है वो एक क्लेम है, दावा है, तो लीडर तो कभी भी जेल जाने से घबराते नहीं हैं। आपका तो कद काट मजीद इजाफा हो जाता है उसके अंदर। और फिर खान साहब ने तो खुद जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज किया था। तो अब अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जेल काटनी चाहिए, उनको जेल देखनी चाहिए। जेलें सियासी लीडर्स को मजबूत बनाती हैं, उनके अंदर मजीद फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इमरान खान साहब की जो बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं चंद, उनमें से एक ये है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सियासतदान फ्लेक्सिबल, आम इंसान भी फ्लेक्सिबल ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है अपनी जिंदगी में। और सियासतदान वो जब वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो सारे कहते हैं ये यू टर्न ले लिया या पीछे हट गए, ये हो गया। तो ये भी तो बड़ा मसला है ना, हमारे यहाँ किसी तरफ भी जीने नहीं देते। नहीं, यू टर्न में और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। यू टर्न होता है कि जैसे आपने कौमी असेंबली में जाने का कहा कि हम यहाँ जाएंगे नहीं, ये जाली है, ये फलानी है, ढिमकानी है, फिर आप उसी कौमी असेंबली में जाने के लिए कह रहे हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना करो। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि जब वो बात करने के लिए हवाले से कहते थे ना कि मुज़ाकरात नहीं करने, तो उस वक्त सब कहते थे कि ये लचक नहीं दिखाता है। जब वो कहते हैं कि वो बात करने के लिए तैयार है, तो अब भी सब कहते हैं कि देखिए जी अब ये पीछे हट गए, यू टर्न ले लिया जी, अब ये कहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे एनआरओ दे दो ये वो। तो वो हमारे यहाँ ये तो खैर एक अजीब सी रविश होती है कि मुखालिफ एक दूसरे को ये कहते ही रहते हैं कि जी किसी हाल में भी आगे नहीं चलता। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मैं एक, चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी कम हो रहा है, मैं एक और जो कराची की सियासत है उसके हवाले से ज़रूर आप दोनों के कमेंट्स भी लेना चाहती हूँ। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन। मेयर का अभी तक इंतखाब नहीं हो सका, जो टोटल नशस्तें हैं वो 246 हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चेयरमैनों की हैं। पीपी ने 98 नशस्तें ली हैं, जमात इस्लामी के पास 87 है और पीटीआई के पास 43 है। अब जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इल्हाक हो रहा है तो उस सिलसिले में हम देखते हैं कि वो फिर पीपल्स पार्टी से सबकत ले जाते हैं और जमात इस्लामी के जो मेयर बनने के उम्मीदवार होंगे उनका ज़ाहिर रोशन चांस है। उधर पीपल्स पार्टी ने भी आज कोशिश की है कि दोबारा से जमात इस्लामी को इंगेज किया जाए।
तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन चुकी है, सारे मंजरनामे में एमक्यूएम कहीं गायब है। पहले इमरान साहब का इस पर कमेंट लेती हूँ। इमरान साहब, आपको लगता है कि जमात इस्लामी और पीटीआई का नेचुरली एक इल्हाक बनता है, और अगर ये लोग करते हैं इसमें अब मेयरशिप के लिए एक अपना एग्रीमेंट, तो ये बेहतर हो सकता है इनके लिए? देखिए समीना, नेचुरल इताद कोई नहीं होते। अच्छा। सियासत में कोई नेचुरल इताद नहीं होता। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे देखना ये जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा था कि जी हमारे हाफिज नईम साहब मेयर बनेंगे, जो मर्जी आ जाए। अब अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाने का सोचती है तो उन्हें ज्यादा फायदा है, क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है, उन्हें यह पता है कि हमें फंड्स मिल जाएंगे, चीज़ें मिल जाएंगी, हम ज़्यादा अच्छे अंदाज में डिलीवर कर पाएंगे। अगर पीटीआई के साथ जाते हैं तो फिर उन्हें यह पता है कि सूबाई हुकूमत जो है या वफाकी हुकूमत, दोनों उनकी उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, जो वैसे मेरी नज़र में अनफॉर्चुनेट है। जो मुकामी हुकूमतें होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, बल्दियाती इदारे, उनको इतना खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और सूबाई और वफाकी हुकूमतों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, कतई ताल्लुक इसके कि उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे जो बुनियादी मसाइल होते हैं वो उन्होंने ही हल करना होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जमात इस्लामी जो है इस सोच के साथ कमर्शियली वायबल समझ के पीपल्स पार्टी के साथ चली जाए, लेकिन अभी उन्होंने को जो है फैसला पूरी तरह से किया नहीं। लेकिन आप समझते हैं गरीदा कि ये पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है मेयरशिप के ऊपर जमात इस्लामी के साथ, क्योंकि यही तो मेन ज़ाहिर है उनका भी कोशिश होगी ना कि मेयर उनका बने। देखिए, जमात इस्लामी के नंबर्स तो बहुत तगड़े हैं, नंबर्स उनके मजबूत हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एक रिजल्ट तो दिया उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस में। और मैं समझती हूँ कि मेयर का हक जो है वो उस वक्त जमात इस्लामी के ही पास है, तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। आपके पास वज़ीर आला मौजूद है ऑलरेडी, और कराची इतना कॉम्प्लेक्स है, अब आपके पास आखिरी चंद मिनट रह गए हैं। बदकिस्मती के साथ कराची को ओन कभी भी किसी ने नहीं किया, कराची के वसाइल सबने खाए हैं, पिछले कई दहाइयों से इसको दिया कुछ नहीं है। कराची देता सबको है, पूरे पाकिस्तान को कराची पालता है, लेकिन कराची की हालत आप देख लें, सड़कें टूटी फूटी है, कोई दरख्त वरख्त का निशान आपको नजर नहीं आता। कराची के जो बड़े बड़े महंगे तरीन जिनको पॉश इलाके कहा जाता है, वहां पे आप चले जाएं, आपको बदतरीन गवर्नेंस वहां पर मिलेगी। तो इसको कहीं ना कहीं तो ठीक होना पड़ेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि अगर एक कोलिशन टाइप की लोकल गवर्नमेंट आ जाती है कि जहाँ पे चलें पीपल्स पार्टी की अपनी सीएमशिप मौजूद है, मेयरशिप जमात इस्लामी के पास आ जाए, जमात इस्लामी ने डिलीवर करके दिखाया भी है, एमक्यूएम ने भी डिलीवर किया जब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ के मेयर थे, लेकिन उसके बाद फिर शिकवे रहे कि जी वज़ीर आला किसी और पार्टी का होता है, वहाँ से फंड नहीं मिलते वगैरह वगैरह। जो बड़े बड़े इदारे हैं बल्दियाती वो वज़ीर आला के अंडर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अगर वो कराची के साथ सिंसियर है, कराची समेत पूरे सिंध के साथ सिंसियर है, तो उसको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। और पीपल्स पार्टी खुद भी मुखलिस है कराची समेत पूरे सिंध के अवाम के काम करने के लिए, खासतौर पे जो वहाँ का दिल का अस्पताल है NICVD, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, पूरी दुनिया में जो है उसकी मिसालें दी जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी अगर काम करने पे आए तो बड़े ज़बरदस्त काम कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, जमात इस्लामी का मेयर ये भी तो फिर एक दोनों सवाल बनता है ना मिलके। ये आपने सही बात की, लेकिन इमरान साहब, जो एक जमात इस्लामी के भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे मरदमशुमारी के हवाले से हों, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के हवाले से हों, इवन ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये तो सही कंडक्ट नहीं हुए और पीपल्स पार्टी ने बड़ी धांधली की है उसमें। तो ये सारी रिजर्वेशंस के साथ भी अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते हैं तो ये तो खुद उनके नैरेटिव के लिए धचका है कि भाई आप पहले उनसे ही नाराज़ भी हैं और उनसे जाके आप हाथ मिला के बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्हें तो हफ्ज़ात तो PTI के साथ भी थे। ये कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसको एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? आपस में सब सियासी जमातों के उनके पास एक बड़ी ठोस वजह होगी। वो ये कहेंगे अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से कि देखें हम अगर PTI के साथ जाते तो हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते थे, हम तो आपकी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठे हैं कि आपको डिलीवर कर सकें, आपके काम कर सकें और आपके लिए कुछ कर सकें। हमने शहर कराची के लिए कुर्बानी दी है, हम अपनी सोच से अलग सोच रखने वाले के साथ जाके मिल गए हैं। इसलिए यही तो नैरेटिव MQM का भी है कि सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, फिर जाके उनके साथ गवर्नमेंट भी बना लेते हैं। अब यही वजह है कि जो MQM का वोटर सपोर्टर वो भी उनसे नाराज होता है इस बात के ऊपर कि आप जाके उस चीज़ के साथ
साथ। MQM का वोटर सपोर्टर उनसे इस बात से नाराज नहीं होता, वो किसी और बात से नाराज बैठा हुआ। अच्छा चले जी, उस नाराजी पे फिर कभी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है। गरीदा, आप हमारे इसके प्रोग्राम में शामिल रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं नाज़रीन। हालात हाज़रा पर हमारी नज़र है, कोशिश है हमारी कि तमाम जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपके सामने रखा जाए। फैसला आप खुद कर सकते हैं कि कौन हक पर है और कौन सच पर। आज के प्रोग्राम से यही इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।